हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने 3 कहानियाँ, कफन, पुरस्कार और यही सच है के बारे में सुन लिया है। अब हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में निबंध 2 हैं, जैसे कविता क्या है और सीरीज के फूल पढ़ेंगे। इनमें से मैं आज कविता क्या है निबंध ले रही हूँ। कविता क्या है? कविता क्या है ये रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखा है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज के संपर्क में आकर इन्होंने अपने अध्यवसाय को बहुत बल मिला। 1909 से 10 ईस्वी के लगभग हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैज्ञानिक सहायता के रूप में काशी आ गए। यहीं पर काशी नगरी प्रचारणी सभा के भिन्न कार्यों को करते हुए उनकी प्रतिभा चमकी। नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने कुछ दिनों तक किया था। सन 1937 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए एवं इसी पद पर रहते हुए 1941 में श्वास के दौरे से हृदय की गति बंद हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में हिंदी का कोई भी एक ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनके निबंध की एक अपनी गहराई है जिसे हम सुनेंगे। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है। इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में ये व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए हुए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यवहारों को अपनी योगक्षेम, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यवहारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशिष्ट अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये जो कोटेशन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कई बार पूछी जाती है। किसकी है? शुक्ल जी की। हृदय की इसी मुक्ति के साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान कर दी आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की अनेक गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन लिए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इसी अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का बहिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकट सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यवहारों और तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्रों से
मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों के सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुप्त और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप या मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय का आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों को नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वन, पर्वत, नदी, नाली, निर्झर, कछार, पतझर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़ी, फूल, शाखा, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप है। खेत, धुर्री, हल, झोंपड़े, चौपाए आदि भी तो कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का गिरना, नदी का उबलना, मेघ का बरसना, कुहरे का छलना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल, बहा पकड़ कर निकलना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी संचित शक्ति संचित है। अतः उनके द्वारा जैसे रस परिपाक संभव है, वैसे ही कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्व के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना, इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। शुक्ल जी ने इस निबंध को कई अंडरलाइंस के माध्यम से कई पॉइंट्सों में बांटा है, जिसमें पहला है सभ्यता की आवरण और कविता। शुक्ल जी बताते हैं, सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों-त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासना जल्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उनके भावों का सीधा लगाव नहीं है। जैसे आदि में भय का लक्ष्य और शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा का था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धान, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों में भिन्न रूप धारण करते लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अनुप्राग कहते हैं। भावों के विषय और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संपत्ति को अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकट विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न ही लिखे गए काले काले अक्षर। ये तो सभ्यता का आवरण मात्र है। अतः उनके क्रोध में और उन कुत्तों के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता।
इस रूप बदलने से होता है कि ये क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन घसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रश्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से इस प्रश्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, तो कवियों के लिए काम भी बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पर्दों से हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों तो एक और कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा, तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम ये सब इसलिए न कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोंपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाला ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहे। ये दुशाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे ठंड से कांपते रहे। ये हुआ प्रकट रूप से प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप में सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी, तभी उसे काव्य का उपयुक्त रूप तो प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इस वाक्य में रसात्मकता नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा, नहीं कवरेति वृत्तमात्र निर्वहण मात्र बदलावे। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख हैं, बलहीन हैं और आलसी हो गए हैं, हमारा धान विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छुपी पाई जाएगी, जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से हुआ करता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। ये बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्त उपस्थित होगी, तो वह तराजू लिए बनिए की होगी, जिससे हमारी करुण भाव का कोई लगाव न होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर में के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपये वाले ही घी खा जाते हैं, पर रुपये वाले बहुत कम हैं, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा पाती, रूखी सूखी खाकर रहती है। शुक्ल जी का दूसरा पॉइंट है कविता और सृष्टि प्रसार। शुक्ल जी कहते हैं कि हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रगति के साथ मनुष्य की अंत्य प्रगति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को श्री सृष्टि से किनारा कर ले या स्वार्थ की पशु वृत्ति में लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों,
के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर में लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंद उत्सव से उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप पाकर भी अपने भीतर कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आत्मानंद सुनकर वह नहीं पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध न तिलमिलाया, यदि किसी बेड़प और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में क्या रह गया है। इस विशाल काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन में मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के और कहीं समस्त चराचर के। पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की ब्राह्म्य प्रगति और अंत्य प्रगति का नाना शब्दों और पारंपरिक विधानों का संकलन या उद्भवना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुग्धादर्शी प्रधान तरु मनुष्यतर बाह्य प्रगति के रूप में जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोकचरित ही है और प्रबंध काव्यों के संबंध में यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद, वह भी अधिकतर मनुष्य की ही भीतरी भारी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र ही रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रगति को स्थान नहीं मिला है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। श्रृंगार के उद्दीपन रस में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रति भाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। वे एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं, वियोग में काटने को दौड़ते हैं। जिस भावोद्वेग और जिस ब्यौरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्वेग और उस ब्यौरे के साथ उसका नहीं, कहीं कहीं तो उसका नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्य के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य सामर्थ्य की दृष्टि में जो प्राकृतिक वस्तु, व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। मनुष्य बाह्य प्रगति का आलम के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में पाया जाता है। कहाँ प्रगति का ग्रहण आलम्बन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह है कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का हो सकता है, भीम ग्रहण और अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा कमलश, अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई हुई सफेद पंखुड़ियां और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे, और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का भीम ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थितियों का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। देखिए, निबंध बहुत ही पढ़ने में विचित्र सा है और इसमें लैंग्वेज भी काफ़ी कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी भाषा के जरिए ये सही बताने का प्रयास कर रही हूँ और इसका उच्चारण कर रही हूँ कि ये ठीक से समझ आ जाए। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्योरों पर न दृष्टि जा रह सकती है, न रम ही विचित्र सकता है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वह समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रगति को आलम्बन के रूप में ग्रहण किया है।
उदाहरण के लिए वाल्मीकि का हेमंत वर्णन लीजिए। अवश्याये निपातेन गिर प्रकलिना शार्दूला वननं शोभते भूमि निर्विष्ट तरुणातपा स्पृशतु विपुलं शीतमृदुतकं द्विर्दरुशुकम् अत्यन्तर्षितो वन्यरु प्रतिसहृत्यकरम् अवश्याय तमोनन्दा निहार तमसा व्रतारु प्रसुप्ता इव लक्ष्यते विक्षुपा वनराज्यरु वाष्पन्न छन सलिला ऋतविद्य सार सारु हिमाद्र बालु केस्य तिरु सरिते तु भाति संप्रातम जरा जर ऋतु पद्य क्षीण केसु कणिकारु नाल शेषव हिम ध्वन तेरे भाति कमल करारु। शुक्ल जी कहते हैं, वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए हुए से जान पड़ते हैं। नदियां जिनका जल कुहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से चलता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएं टूट फूट कर चित्रा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं। मनुष्यतर बाह्य प्रगति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ में रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य की ही भीतरी भारी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध है, पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रगति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्यतर बाह्य प्रगति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहां तक प्रगति की एक मनोरम झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है, जो स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है। वह घूम घूम कर वृक्ता दे या ना दे, चंदा इकट्ठा करे या ना करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या ना निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत ने कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। अनंत रूपों से प्रगति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बिडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र करार या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उनके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर सचार्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार मकरंद लोलुप मधु गुंजार कोकिल कुंजित निकुंज और सीता सुख स्पर्श समित इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं। वे विषय या भोग लिप्सु हैं, इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास बिंदु मंडित अत्यंत विशाल गुरु शिखर से गिरते हैं। जलप्रपात गंभीरता से उठी हुई सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशाबीन है, सच्चे भाव की श्रद्धेय नहीं। प्रगति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमारे वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन से दृष्टि से लिया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया गया है, वह प्रगति के विशेष रूप विभूति को लेकर है। अंग्रेजी के पिछले कवियों ने वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य चित्त परिचित सीधे साधे प्रशांत और मनुष्य दर्शों की ओर रहती है, पर शैली का असाधारण भव्य और विशाल की ओर। सचार्य सबूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चित्त परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है,
पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की ज्योति हुई धरती और उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा गोविंद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती हैं। बुढ़ी की झोपड़ी में न कोई चमक धमकती, न कला कौशल का वह चित्र। मिट्टी की दीवारों पर फूस फूस का छप्पर पड़ा हुआ है, न कला कौशल का वह चित्र। मिट्टी की दीवारों पर, नींव के किनारों पर, मिट्टी पर सत्यनामी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े हैं, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां हैं। अब इसका सारांश यह है कि केवल असाधारण की रुचि सच्ची सृदरता की पहचान नहीं होती है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वर्ष परंपरागत स्मृति भावना के रूप में बनी हुई है। जब वह प्रगति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, तो वही पूरे सहृदय भावों कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राणी दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों, पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं। प्रगति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे हैं, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रहकर एक घेरे में बंद रहते हैं। कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं, हमारे साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं, गोरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने की कड़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत से निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है, तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो, जो केवल अपने विलास या सुख की सामग्री की प्रगति में ढूंढा करते हैं। उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देती है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वितीय भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि पर हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की आराधना, मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार हमने शुक्ल जी की निबंध कविता क्या है का अभी वाचन किया है। इसका आगे का भाग पार्ट 2 में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel. Bye bye.